Hello student and welcome to the sixth lecture for class 10 mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी and as you know that कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया रियल नंबर का और उसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने उस चैप्टर को खत्म भी किया है, फिनिश इट ऑफ किया है और मैंने आपको कहा था कि नाउ यू कैन सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेस फ्रॉम द एनसीईआरटी 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 ऑल्सो यू कैन सॉल्व इट. लेकिन कुछ बच्चों के अभी तक मेरे पास जो सॉल्व जो क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशंस वो मेरे पास नहीं आए. कुछ बच्चों के आ गए हैं, वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने विद इन द टाइम भी उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. लेकिन कुछ बच्चों के अभी भी बाकी हैं, पेंडिंग्स हैं, तो आई रिक्वेस्ट देम दैट कि वो जल्दी से जल्दी वो अपने नोट्स को भेजें. ठीक है ना. मेरे जो सॉल्यूशन है जो मैं सॉल्व करूंगा ड्यूरिंग द लेक्चर्स वो तो आपकी हेल्प के लिए, वो रेफरेंस के लिए है. अगर आप किसी क्वेश्चन में अटकते हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो हाउ यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दो सॉल्यूशन, दैट इज फॉर देयर. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सॉल्व कर दूंगा, आप उसको लिख लोगे और फिर रट लोगे या फिर समझ लोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू स्टूडेंट्स. ओके, इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू, है ना. ओवरऑल प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो आपको चैप्टर हमेशा के लिए समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन रह जाएगा. तो व्हाट आई एडवाइज हम, मैंने आपको पढ़ने का तरीका ऑलरेडी फर्स्ट क्लास के अंदर, इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर ही बताया था कि सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर को देखो, अच्छे से कंटेंट को समझो, जो भी थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसके पीछे थ्योरम, जो फॉर्मूलाज हैं, रिजल्ट्स हैं, वो अच्छे से आपको समझाए जा रहे हैं. उसमें कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछिए, कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, जूम पे पूछिए, कहीं भी पूछिए, पर थ्योरी का कंटेंट आपको अच्छे से आइडिया क्लियर होना चाहिए. देन यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच आई असाइंड यू एज एन असाइनमेंट और द एक्सरसाइजेस फ्रॉम द एनसीईआरटी और द क्वेश्चंस विच यू कैन सॉल्व फ्रॉम एनीवेयर एल्स, है ना, एग्जाम्पलर से, कहीं से भी आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, आरडी वगैरह, वहां से आप सॉल्व करिए रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है ना. अब आपको लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड फ्रॉम द असाइनमेंट्स, उससे आप रेफरेंस लेंगे, उससे आप हेल्प लेंगे कि सर ने जो सॉल्व किया है मेरे से कहां गलती होगी कि मैं उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया. इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर दूंगा, फिर आप उसको सॉल्यूशन को देख लोगे और फिर उससे आप अपनी एनालॉजी को डेवलप करोगे. उससे मैथमेटिक्स नहीं सीखी जाती है, उससे तो रटा जाता है. मैथमेटिक्स तो समझने के लिए आपकी एनालिटिकल स्किल, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपकी ब्रेन थिंकिंग कितनी डेवलप होती है, ये सारा गेम उसका है. ठीक है. तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी द सॉल्यूशन. आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1. उसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे. उसमें जो कोई क्वेश्चंस वगैरह रह जाएंगे उसको अपन देखेंगे. 1.1 के अंदर मैं आपको बता दूं कि 1.1 लेट अस रीकैप कि 1.1 एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है. 1.1 एक्सरसाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है कि उससे एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है. और एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को आप अज्यूम कर सकते हो यूजिंग a = bq + r, वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर एंड q and r होल नंबर. r की वैल्यू b से छोटी होती है लेकिन जीरो या जीरो से बड़ी होगी. जैसे अगर आपको नंबर अज्यूम करना है दुनिया में, जैसे नंबर अज्यूम करना है 2 की टर्म्स में, तो या तो आप कोई भी नंबर लो जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो या तो रिमाइंडर 0 देंगे या 1 देंगे. 2 नहीं दे सकते, 2 से ज्यादा नहीं दे सकते. ठीक है ना. तो या तो 2q की फॉर्म में अज्यूम करोगे या 2q + 1 की फॉर्म में अज्यूम करोगे. 3 में अज्यूम करना है तो 3q + 1 3q + 2. 4 में करना है तो 4q + 1 4q + 2 एंड 4q + 3 एंड 4q. ठीक है ना. 6 में करना है. अब ये कब कौन से नंबर किस कैटेगरी में अज्यूम करना है, ये आज की क्लास में अपने क्वेश्चंस में नोटिस करेंगे कि हाउ आई एम गोइंग टू अज्यूम. समटाइम्स आई एम गोइंग टू अज्यूम 6q, समटाइम आई एम गोइंग टू अज्यूम इन 2 एंड समटाइम्स आई एम गोइंग टू अज्यूम इन 3 ऑल्सो. सो क्या बेसिस है मेरे किसी क्वेश्चन को अज्यूम करने, किसी पॉजिटिव इंटीजर को किस डिविजन की फॉर्म में अज्यूम करने का, उसके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस आज एक्सरसाइज 1.1 से सॉल्व करेंगे. अगेन एचसीएफ की कैसे मैंने बताया था कि a = bq + r की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर जो a और b का एचसीएफ है वही b और r का एचसीएफ होगा. ये थ्योरम कहती है हमें. तो हमें तब तक डिवाइड करते रहना है तब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए. फाइनली जो डिविजर बचता है, जो b बचता है, वही आपका एचसीएफ हो जाता है. That we are going to solve in today's question. Okay, so 1.1 अगर अपनी खत्म होती है, जिसमें कि ऑब्वियस बात है 5 to 6 क्वेश्चन है, अगर वो खत्म हो जाते हैं तो अपन एक्सरसाइज 1.2 पे स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, अगर टाइम बचेगा. अगर नहीं मिलता तो नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू रखेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर वॉल सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.1. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Hello student and welcome to the 6th lecture nurture mathematics. Myself is Tabib Siddiqui and as you know that we have started the chapter called real number. और रियल नंबर हमने स्टार्ट भी किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेक करी हैं, एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं और वो चैप्टर अब फिनिश भी हो चुका है. ठीक है. सो लास्ट टाइम में जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, और एक एक करके एक्सरसाइज सारी सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. और एक एक क्वेश्चंस को चेकआउट करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिवली हो रहे होंगे स्टूडेंट्स तो वी विल ट्राई टू सॉल्व देम ऑब्जेक्टिवली.
ठीक है ना, ओरली उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगा तो आई विल गिव यू द डीप एक्सप्लेनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन टू। लेकिन आई एडवाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले एडवाइस किया था और जूम सेशन में भी मैंने आपको ये बोला है कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये पहले खुद ट्राई करने हैं स्टूडेंट, एंड देन यू कैन गो फॉर द सॉल्यूशन। फिर आप देखो कि सर ने कैसे सॉल्व किया है और फिर आप उसको चेक करो, क्रॉस चेक करो कि आपने और जो सर का सॉल्यूशन है उसमें क्या डिफरेंस है, या अगर आपको नहीं आया है तो सर ने ऐसा क्या किया है कि मैं वो काम नहीं कर पाया, मैं वो सोच नहीं पाया। तो बेसिकली फंडा यहाँ पे काम करता है। सॉल्यूशन देख लेने के बाद तो कोई भी क्वेश्चन आसान हो जाता है, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले आप क्वेश्चन को कितना एनालाइज कर पाते हो, आप ये कहाँ पे वीक है, कहाँ पे वीक था, ये कहाँ पे वीक थी, वो अगर अभी भी किसी ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 नहीं की है, सॉल्व नहीं की है, 1.2 सॉल्व नहीं की है, 1.3 सॉल्व नहीं की है, तो आई एडवाइज देम टू स्टॉप दिस लेक्चर, पॉज दिस लेक्चर, गो बैक उस क्वेश्चन एंड देन कम बैक, देन भी उनका कुछ फायदा होगा स्टूडेंट। तो ये एक तरह का एक्सरसाइज हो जाएगी कि जो मैंने आपको सॉल्यूशन डिक्टेट कर दिया, आपने कॉपी कर लिया और रट लिया, यानी आपको ओवरऑल कोई गेन नहीं होने वाला इस चीज़ से, ठीक है। सो ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए, कीपिंग दिस पॉइंट इन योर माइंड, लेट अस ट्राई टू एनालाइज द एक्सरसाइज 1.1 फॉर द चैप्टर कॉल्ड रियल नंबर। अब जो रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 है, आप नोटिस करोगे कि ये इसके अंदर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का है, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अब आपको देखो क्वेश्चन को देखते ही एनालाइज हो रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से मेथड से होने वाला है स्टूडेंट, राइट। तो जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि आप एचसीएफ निकालो इन जनरल 135 और 225 का इन जनरल एचसीएफ निकालो, तो आप कैसे निकालोगे सर? 135 का आप फैक्टर्स करोगे, 225 के फैक्टर्स करोगे और उसमें कॉमन देखोगे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो टू नंबर्स का यूक्लिड डिवीजन, तो पहला नंबर लिखते हैं 135 और 225, ठीक है। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स की, और इसके अंदर भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया है, और फर्स्ट पार्ट में 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है, राइट। लेट अस चेक, यस 135 एंड 225। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का जैसा कि आपको पता है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा आपको कौन सा थ्योरम यूज करने को बोलता है? आपको डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। तो अपन लिख लेते हैं ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो यहाँ पे ए को अपन क्या अज्यूम करेंगे? ए को अपन बड़ा नंबर अज्यूम करते हैं, तो ए को 225 मान लेते हैं और बी को 135। तो लेट अस ट्राई टू राइट द डिवीजन एल्गोरिथम अगेन। सो ये क्या बनेगा? आपका आ जाएगा 225 इज इक्वल्स टू बी डिवीजन है 135। अब क्वेश्चन कितना आएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन आएगा 1, आप डिवाइड करके देखोगे और रिमाइंडर 90 आ जाएगा। नाउ अब यहाँ पे याद रखो कि जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जो ए और बी का एचसीएफ होगा वही बी और आर का एचसीएफ होगा, ठीक है ना। जो ए और बी का एचसीएफ होगा वही बी और आर का एचसीएफ होगा। ये थ्योरम थी, अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब इस थ्योरम को रिलेट करते हैं। तो अगर 225 और 135 का एचसीएफ नहीं आ रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है, तो 135 और 90 का भी सेम एचसीएफ होगा। तो 135 और 90 को लिखते हैं 91 प्लस 45, फिर 90 और 45 का भी वही एचसीएफ होगा, तो 90 45 टाइम्स 2, तो 2 से 0 आ जाएगा। तो जो डिवीज़र है वही एचसीएफ हो जाता है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवीज़र है स्टूडेंट वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पे इस क्वेश्चन का? एचसीएफ कम्स आउट टू बी 45। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आपको ये चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपन। जो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 196 एंड 38220। तो 196 एंड 38220, सेकेंड पार्ट आएगा 196 एंड 38220, ठीक है। सो 38220 को आप क्या मान लोगे? ए मान लोगे। सो लेट अस ट्राई टू, ए इज नथिंग बट 38220 एंड बी इज 196। सो ये कितना हो जाएगा?
ये आपका आ जाएगा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी अपन सेम, मैं बार बार अब ये थ्योरम नहीं लिखूंगा, ये आपको अब समझ में आना चाहिए, है ना। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो अब आप यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अब आप इसको लिखेंगे 3a220 को आप कैसे डिवाइड करेंगे, 196 से। तो करके देखिए रफ कॉपी में, 196 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 195 से, क्वोशंट आ जाएगा 195। तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ से कम्प्लीटली विदाउट एनी सॉल्विंग अपने को आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे कितना आ जाएगा 196। 196 ही है जो हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र है। तो यहाँ से अपन लिख लेंगे HCF इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 196। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो अपन ने अभी तक 2 पार्ट कर लिए हैं। थर्ड पार्ट आ जाते हैं 867 एंड 255। 867 एंड 255 थर्ड पार्ट के अंदर है 867 एंड 255। नाउ स्टूडेंट 867 एंड 255, तो 867 बड़ा नंबर है, तो 867 इज इक्वल्स टू 255 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट जो आएगा आपका आएगा 255, 2 ज़ा 3 ज़ा 3 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 102 बचेगा। अब जो 867 और 255 का HCF होगा वही 255 और 102 का HCF होगा। सो 255 को अब डिवाइड करेंगे 102 से, तो क्वोशंट 2 आएगा, रिमाइंडर 51 आ जाएगा। अब जो 255 एंड 102 का HCF होगा वही 102 और 51 का HCF होगा, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा। तो क्लियरली यहाँ से आपका जो डिवीज़र है वही HCF है, यानी HCF कितना हो गया 51। सो यहाँ से ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन का जो HCF आएगा वो आएगा 51। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। सो अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। शो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सब इंटीजर। अब देखो यहाँ पे ये नंबर कह रहा है कि कोई भी दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको इस फॉर्म में अज्यूम करना है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब यहाँ पे 6q की फॉर्म में अज्यूम कर रहा है। तो याद करो, अगर जब मैंने आपको ये पढ़ाया था चैप्टर a = bq + r, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जब भी आप a = bq + r के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे आपका b क्या होता है, डिवीज़र होता है, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर b से छोटी होती है। ठीक है, अब 6q के टर्म्स में नंबर को अज्यूम करना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 6q के टर्म्स में अज्यूम करना है। तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, डिवीज़र अगर 6 है तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, और 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 5 आ सकता है। 6 तो आ नहीं सकता है। तो यही 6 नंबर पॉसिबल है, यानी दुनिया के जितने भी नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये इन 4 कैटेगरी में, इन 6 कैटेगरी में कहीं ना कहीं फॉल करेगा, है ना। या तो वो 6q के फॉर्म का होगा, या 6q + 1 की फॉर्म का होगा, या 6q + 2 की फॉर्म का होगा, या 6q + 3, या 6q + 4, या 6q + 5। फॉर एग्जाम्पल 11, तो 11 कौन सी फॉर्म का है, 6q + 5 की फॉर्म का है, ठीक है ना। तो अब आप नोटिस करें कि इसमें ये जो नंबर है, जैसे 2 × 6, ये 6q को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 3q, और इस 3q को अपन नया इंटीजर बोल देते हैं m। लेट 3q कोई नया इंटीजर है, इंटीजर ही है तो m हो जाएगा। तो ये कितना, ये कौन सा इंटीजर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स m, और 2 टाइम्स m यानी मल्टीपल ऑफ 2, तो ये नंबर क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। बात समझ रहे हैं भाई, कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है, यानी 2 का इंटीजर, यानी यहाँ m की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो हमेशा इवन नंबर आता जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह 6q + 1 इस फॉर्म के अंदर देखें तो इसमें भी अपन यही काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपन 2 को ऐसे लिखते हैं 3q + 1, ठीक है। अब यहाँ पे 3q को अगर आपने m पुट किया है तो ये कितना नंबर आ जाएगा, 2 टाइम्स m + 1। अब ये 2 टाइम्स m + 1 इवन के जस्ट बाद वाला नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, इवन के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होता है, ऑड नंबर। तो 6q + 1 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। अब 6q + 1 उसके जस्ट बाद वाला नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये आपका नंबर आ रहा है, आपका ये नंबर आ रहा है इवन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड, क्योंकि जस्ट बाद वाला नंबर है, उसके बाद इवन, फिर ऑड, फिर इवन,
फिर ऑड। बात समझ रहे हैं? और अगर प्रूव करना चाहो तो प्रूव कर दो। तो आपके ऑड नंबर कौन कौन से हुए? ये तो एक 6q+1 हुआ, एक 6q+3 हुआ और एक 6q+5 हुआ। ये आपके ऑड नंबर हो गए, ठीक है ना। अगर आप प्रूव करना चाहो वैसे तो वैसे ही प्रूव कर सकते हो। ये ऑड हमने प्रूव कर दिया, इसको इवन करना है तो 2 कॉमन ले लो, या इसको लिख लो 2 टाइम्स 3q, ठीक है, और +2। अब 2 कॉमन ले लो तो 2 अंदर क्या बचेगा? 3q+1। अब इसको एक नया इंटीजर बोल दो, इसको बोल दो 2p, तो ये वापस से इवन नंबर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? 3q+1 को मैंने क्या बोल दिया? p बोल दिया, तो एक नया नंबर आ गया 2p। 2p एक नंबर है, मल्टीपल ऑफ 2 हो गया। 6q+3, इसमें क्या करेंगे? इसमें भी वही करेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे 2 टाइम्स 3q और 3 को लिख देंगे 2+1। तो अब जहाँ जहाँ से यहाँ देखो 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से लिख लिया अपने 3q+1 और +1। अब ये नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये नंबर हो जाएगा आपका 3q+1 को मैंने क्या माना है? p माना हुआ है, तो ये 2p+1 हो जाएगा। तो 2p+1 क्या होता है? ऑड। 2p अगर इवन है तो 2p+1 क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से चीज़ों का हैंडल लेना है। अब यहाँ पे 6q+1 है, तो 6q+1 में क्या करूँगा मैं? 2 कॉमन ले लूँगा, कंप्लीटली 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 3q+2। और 3q+2 को आप n बोल दो तो ये 2 टाइम्स n हो जाएगा, तो ये इवन आ गया। और यहाँ पे 6q+5 को मैं लिख दूँगा 4+1, इसमें मैं 2 वापस से कॉमन ले लूँगा तो ये जाएगा 3q+2 +1, और यहाँ पे लिख दूँगा 2n+1, तो ये ऑड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अपने पास जो नंबर आए a = bq+r की फॉर्म के अंदर, उसमें ऑड कौन कौन से हैं? ऑड आ गया 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। बाकी जो 6 की फॉर्म में जो बचे हुए नंबर है 6q, 6q+2 और 6q+4, ये क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। इस कंसेप्ट को अपन ने काफ़ी डीपली किया हुआ। जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ पे जब मैंने पहली बार इस कंसेप्ट को समझाया था कि दुनिया में किसी पॉजिटिव इंटीजर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसमें मैंने ये आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया था कि इस तरह से किया जाता है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सिंपल क्वेश्चन से। फिर भी अगर है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ओके, तो लेट अस ट्राई टू वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो, एक्सरसाइज 1.1 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अभी कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, ठीक है, आर्मी के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 616, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ये 616 मेंबर जो है ना, ये 32 मेंबर्स के पीछे मार्च करेंगे। एक बैंड है, ठीक है ना। बैंड यानी जो आर्मी के आगे आगे एक बैंड चलता रहता है जो ड्रम बजाते हुए जा रहा होता है, और पीछे क्या होती है? परेड हो रही होती है, वैसा है। नाउ द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम। अब जो दोनों ग्रुप्स हैं उनमें कॉलम सेम होने चाहिए, रो डिफरेंट तो होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 616 और 32 मेंबर्स, अगर आपको कॉलम सेम रखना होगा तो 616 के अंदर रो क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं? नाउ द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, जब मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे, और मैंने आपको कहा था कि अगर रियल नंबर से वर्ड प्रॉब्लम आती है तो इट इज़ वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई दैम, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड प्रॉब्लम जो आती है वो आपकी क्वाड्रिक से आ सकती है, लीनियर इक्वेशन से आ सकती है, एपी से आ सकती है, लेकिन जो रियल नंबर की वर्ड प्रॉब्लम है वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी कि उसमें कोई ना कोई 2 नंबर दे रखे होंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर दे रखे होंगे। अब उन 2 नंबर का या तो एचसीएफ निकालना है या तो एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि मुझे एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है? दिस इज बाय सम एक्सरसाइज। ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एक। आपको ये दिमाग में रखना है कि एचसीएफ जो होता है वो 2 नंबर से कभी ज़्यादा नहीं आ पाता। यानी अगर 12 और 18 का एचसीएफ लोगोगे तो एचसीएफ कभी 12 और 18 से ज़्यादा नहीं आएगा, 18 से हमेशा छोटा छोटा ही आएगा। अगर आपको देखना है कि 50 और 100 का एचसीएफ लेना है तो 50 और 100 से कभी ज़्यादा नहीं आएगा एचसीएफ। ऐसा नहीं कि 150 आ रहा है 180 आ रहा है, लेकिन एलसीएम ज़्यादा आ सकता है। एलसीएम 2 नंबर का ज़्यादा ही आएगा हमेशा। जैसे अगर आप 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो क्या आता है? एलसीएम 6 आता है। तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपने को निकालना, आइडेंटिफाई करना होता है कि वो 2 नंबर से अपने को वो नंबर ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि 616 मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं। अगर मैं 616 और 32 मेंबर्स का एचसीएफ निकालता हूँ तो वो कम आएगा, और एलसीएम निकालता हूँ तो वो ज़्यादा आएगा। अब निकालना क्या है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा 616 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कॉलम 616 से ज़्यादा आ रहा है, तो पॉसिबल है क्या?
यानी अगर मैं बोलूँ कि 616 और 32 का एलसीएम निकालना है तो एकदम वो 616 आ सकता है या उससे ज़्यादा आएगा। तो 616 से ज़्यादा कॉलम पॉसिबल है क्या, या 616 कॉलम ही पॉसिबल है क्या, क्योंकि 32 मेंबर के लिए 616 कॉलम पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से ये हिट कर रहा है कि 616 का और 32 का, 616 का और 32 का मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, ना कि एलसीएम, क्योंकि मुझे कॉलम कम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये हिंट होती है कुछ कुछ क्वेश्चन से करने की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर व्हाट वी हैव टू डू, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वी हैव टू फाइंड HCF of 616 and 32 will be या will give, आप बोल सकते हो, ये लैंग्वेज लिख सकते हो, will give the maximum numbers of column, will give the maximum numbers of columns. ओके ना, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से आप उसको निकाल सकते हो। तो 616 को आप किससे डिवाइड करोगे, 32 से। जब डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आएगा 19 और रिमाइंडर आएगा आपके पास 8। अब जो 616 और 32 का एचसीएफ हो वही 32 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा। तो 32 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट आएगा 4 और रिमाइंडर आएगा 0। तो जो डिविज़र है वही एचसीएफ हो जाएगा। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू 8। यानी आपको 616 आर्मी के मेंबर्स को भी आपको 8 कॉलम्स में डिवाइड करना है और 32 आर्मी मेंबर्स को भी आपको 8 कॉलम्स में डिवाइड करना है। वो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से अपने को वर्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया इजीली। अब आपको रियलाइज़ हो रहा होगा, जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस पहले सॉल्व करके आए उनको एडिशनल गेन या एडिशनल नॉलेज मिल रही होगी। एक तरीका तो वो है जो वो खुद करके आए हैं और एक तरीका मैंने बता दिया है। और अगर दोनों तरीके भी सेम है तो ये आपको और खुशी की बात है कि आपने सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer। यानी यूक्लिड लेम्मा डिवीजन को आपको यूज़ करते हुए ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m plus 1 की फॉर्म का होगा। हिंट को छोड़ो, हिंट अगर नहीं भी दी होती तब भी कर लेते। आप मुझे बताओ कि दुनिया में किसी पॉजिटिव इंटीजर को आप या तो 2q में फॉर्म में अज्यूम कर सकते हो, या 3q में, या 4q में, या 5q में कर सकते हो, ठीक है ना। द मोमेंट ऐसे है कि आप दुनिया की किसी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में अज्यूम कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो मैंने 2q की फॉर्म में अज्यूम किया तो 2q प्लस 1। अभी कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। अब इज ऑफ द फॉर्म तो बाद में, चलो स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे 2q का तो कितना आ जाएगा 4q स्क्वायर, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है। बात समझ रहे। अगर लेकिन अब यहाँ पे तो ये 3q और 3q जो फॉर्म है, आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, आपको चाहिए 3m और 3m प्लस 1। तो यहाँ पे तो आ नहीं रहा 3 का कोई मल्टीपल। तो यहाँ से हिंट मिलती है कि अपने को इस नंबर में अज्यूम नहीं करना है। फिर किस फॉर्म में अज्यूम करना है, लेट अस ट्राई टू अज्यूम इन 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। यही कर सकते हैं। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3q की फॉर्म में अज्यूम करना है स्टूडेंट, तो अपने पास यही 3 ऑप्शंस बचते हैं, है ना। क्योंकि रिमाइंडर क्या आ सकता है, या 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है। अगर आपका डिवीज़र क्या है 3 है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे तीनों नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो 3 का स्क्वायर तो 9 आ रहा है। तो डेफिनेटली इट मीन्स डैट कि इसका मतलब कि 9 जो है 3 का मल्टीपल है, वहाँ पे काम चलेगा अपना, इसमें कोई इशू नहीं आएगा अपने को। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे हिंट मिलता है स्टूडेंट कि मुझे नंबर को किस फॉर्म में अज्यूम करना पड़ेगा, 3q की फॉर्म में अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। फोर्थ क्वेश्चन में what you have to do, you have to assume let a be a positive integer, let a be a positive integer, जो आपको अज्यूम करना है, ठीक है। एंड b इज इक्वल्स टू 3। b को 3 क्यों माना है, क्योंकि 3q प्लस 1 के फॉर्म का नंबर लिया हुआ है। तो फिर ये क्या नंबर हो जाएगा, तो a का नंबर क्या हो जाएगा, या तो a 3q हो सकता है फर्स्ट केस, या a क्या हो सकता है
3q+1 हो सकता है, बात समझ रहे हैं? ये क्या हो सकता है, या तो 3q+1 हो सकता है, या थर्ड केस क्या हो सकता है, a=3q+2 हो सकता है। अब स्क्वायरिंग, अब a को स्क्वायर करना है अपने को, तो a को स्क्वायर करिए, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9q²। 9 में से 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर 3q² रखिए। अब ये एक नया इंटीजर m अज्यूम कर लीजिए, तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 3m आ जाएगा, है ना। तो लेट 3q² = m एनी इंटीजर। भाई जाहिर सी बात है कोई भी इंटीजर हो सकता है, q की वैल्यू डिपेंड करोगे तो नया नया इंटीजर आता रहेगा। तो 3q का स्क्वायर तो 3m की फॉर्म का आ रहा है, बात समझ रहे हो। अब अपन आ जाते हैं इस फॉर्म की तरफ, 3q+1 के होल स्क्वायर की तरफ। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3q+1 का होल स्क्वायर। तो 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो करके देखते हैं, 3q+1 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, ये 9q² + 6q+1। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लो। तो यहाँ से अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3q² + 2q+1। अब इसको मैंने बोल दिया m, तो ये क्या हो जाएगा, 3m+1 का फॉर्म हो गया। तो यानी a का स्क्वायर किया यानी 3q का स्क्वायर किया तो 3m का फॉर्म आ रहा है, और अगर 3q+1 का स्क्वायर किया तो कितना आ रहा है, 3m+1 का फॉर्म आ रहा है। बात समझ रहे हैं। इसी तरह भाई ये याद रखना कि ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये m और ये m डिफरेंट है, मतलब ये एक फॉर्म है, ये फॉर्म समझने के लिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर को आप पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करोगे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर और पॉजिटिव इंटीजर को 3m और 3m+1 का मतलब क्या है कि यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो और उसको आप 3 से डिवाइड करो, तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। ये क्वेश्चन हमसे प्रूव करने को बोल रहा है। तो ये m जो है ना, ये क्वोशंट है, दोनों जगह क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर अजम्पशन फॉर द सिंप्लिसिटी आई हैव अज्यूम्ड द सेम थिंग, ठीक है ना। अब इसी तरह थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया था, ये आ रहा है 3m का फॉर्म, और इसी तरह सेकंड पार्ट जो हो रहा था वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 3m+1 का फॉर्म। लेट अस ट्राई टू एनालाइज विद द थर्ड पार्ट। तो ये हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा, 9q² + 4 + 2 2 4 3 12q। अब इसमें और इसमें और इसमें आप सब में 4 को लिख दो आप 3+1। तो लेट अस ट्राई टू राइट 9q² + 12q + 3+1। अब इन तीनों में आप 3 कॉमन निकाल लो, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3q² + 4q + 1 + 1। सो ये कितना हो गया, ये 3m हो गया, तो ये 3m+1 का फॉर्म हो गया। तो दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, है ना, दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं यानी उनका स्क्वायर करेंगे तो या तो 3m की फॉर्म का आ रहा है या 3m+1 की फॉर्म का आ रहा है। हैंस प्रूफ। ये समझ में आया आपको। अगर ये पिक्चर क्लियर है तो इस तरह के सारे क्वेश्चन कर सकेंगे, बल्कि इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व एग्जाम्पल में किए हैं। when we have solved the exercises, when we are giving the lectures and when we have taken this particular concept, वहाँ पे तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पे तो बहुत सिंपल है कि नंबर को अज्यूम किया, उसका स्क्वायर किया, बस ये चेक कर लिया। तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर है स्टूडेंट तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लेट अस हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया है, तो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द फॉर्म 5th क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m+1, 9m+8। ये आई थिंक आई हैव डन विद द, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तब ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व एग्जाम्पल की तरह सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन उस टाइम समझ में आ गया था तो उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि वो लेक्चर भी ज़रूर देखें, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ इसका मतलब आपने लेक्चर कंटेंट को, थ्योरी को अच्छे से नहीं समझा है। और अगर लेक्चर कंटेंट और थ्योरी को सही से नहीं समझा है तो कोई फ़ायदा नहीं है कि अपन आगे क्वेश्चन करे चले जाए। चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स का यहाँ से वेटेज है, अकेला 6 मार्क्स का, 80 में से 6 मार्क्स अगर वेटेज है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। बात समझ रहे हैं, यानी अराउंड 6% 10% अगर इसकी वेटेज बनती है, ठीक है, 7% इसकी वेटेज बनती है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ये, ठीक है। तो अगर आप इसको ईजीली लेने जाओगे, अगर आप इसको ये सोचोगे कि मैं बाद में कर लूँगा, तो ये बात कभी नहीं आता है।
तो जस्ट ट्राई टू नोटिस डैट कि आप नोट्स बनाते रहो, अच्छे से कंटेंट को समझो। अब आगे कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को 9m की फॉर्म का लाना है। तो 9m का क्यूब, तो जाहिर सी बात है अपने को 3m की फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और 2 की फॉर्म, 2 से b को 2 ले नहीं सकते क्योंकि क्यूब तो उसका 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन को 3 लेना पड़ेगा ताकि वो 9 जो है 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए अपन लिखेंगे एंड b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइडेंटिफाई करना है। तो लेट अस ट्राई टू राइट a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q, और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो अब यहाँ पे नोटिस करते हैं कि ये कह रहा है हमसे कि a क्यूब, तो a क्यूब कितना हो जाएगा 3q होल क्यूब, दैट इज़ नथिंग बट 27q क्यूब। अब 27 में से अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 9q क्यूब, और 9q क्यूब को मैं वापस से एक इंटीजर m अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 9, सॉरी इसको अपन चेंज करके लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं अपन 9 टाइम्स 3q, है ना, ताकि अपन 9 टाइम्स अज्यूम कर सके। तो ये कितना आ जाएगा 9m, तो ये 9m का फॉर्म आ गया। तो फर्स्ट फॉर्म जो आया है वो आपका क्या आया है 9m का फॉर्म आ गया। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, आई थिंक सो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आप नोटिस करें कि अपने पास जो नंबर है 3q प्लस 1, तो इसका क्यूब करें तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए सबसे पहले तो a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी क्या होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो इसकी आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, तो इस आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27q क्यूब a क्यूब, देन प्लस b क्यूब, देन प्लस 3a स्क्वायर b, a कितना है a स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा, 9q स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 27q स्क्वायर आ जाएगा, और 3ab स्क्वायर, तो 3 टाइम्स 3 9qb स्क्वायर दैट इज़ 1, तो प्लस 9q आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में से आप 1 को छोड़ दिए, बाकी इन 3 में से आप 9 कॉमन ले लीजिए। तो 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3q क्यूब, इधर क्या बचेगा 3q स्क्वायर, और इधर कितना बचेगा 3q प्लस 1, ठीक है ना। प्लस 1 में से कुछ कॉमन आया ही नहीं है। अब इसको मैंने नया इंटीजर नाम दे दिया, जो ब्रैकेट में लिखा है इसको एक नया इंटीजर नाम दे दिया 9m, m नाम दे दिया, ठीक है। तो 9m प्लस 1 का फॉर्म हो गया है। तो इस तरह से आपको नोटिस हुआ कि आप यहाँ पे 9m यानी किसी भी नंबर का क्यूब जो कि 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म का अज्यूम किया हुआ है। तो अगर मैंने a को 3q मान के क्यूब किया तब भी 9m आ रहा है, a को 3q प्लस 1 मान के क्यूब किया तो 9m प्लस 1 का फॉर्म आ रहा है। अब आप बात कर लेते हैं कि a को अगर मैं 3q प्लस 2 मान के क्यूब करूँगा तब क्या आएगा। तो लेट अस ट्राई टू क्यूब a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल क्यूब। अब यहाँ से जब मैंने इसको क्यूब किया तो ये आ जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 एंड प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी कितना होता है, अब यहाँ पे नोटिस करो a स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 9 3 27 2 56q स्क्वायर, तो ये जाएगा 56q स्क्वायर, और एक सेकेंड 3 2 6 6 9 54, सॉरी 54q स्क्वायर हो जाएगा ये। सो ये हो जाएगा आपका 54q स्क्वायर, है ना। 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 6 54, सो 9 6 54q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, सो 3 3 9 9 4 36, सो 36q। अब इन इसमें से 8 को यहाँ पे देखो कि अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों में से तो 9 कॉमन ले लूँगा और 8 को एज इट इज रहने दूंगा। तो 9 कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा, ये 3q क्यूब हो गया, इधर से 6q स्क्वायर आ गया, और इधर से 4q आ गया, और इधर मैंने 8 एज इट इज कर दिया। अब इसको ब्रैकेट में जो नंबर है उसको मैंने एक इंटीजर बोल दिया m, तो ये क्या फॉर्म आ गया 9m प्लस 8। तो यहाँ से पता चला कि अगर मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एक को क्यूब करता हूँ तो या तो वो 9m की फॉर्म होगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म होगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म होगा। यही आ रहा है और यही अपने को प्रूव करना था, आई थिंक सो। 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m की फॉर्म का होगा, या 9m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, या 9m प्लस 8 की फॉर्म का होगा।
तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए सॉल्व करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए, और इसमें कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी तरह की परेशानी होती है तो मुझसे ज़रूर आप कांटेक्ट करिए। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एचसीएफ यूजिंग न्यूक्लियर लेमा डिवीज़न, वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.1 के, और जो मैंने आपको बहुत पहले ही बोल दी थी सॉल्व करने को। सॉरी, अब अपने पास 2 एक्सरसाइज और बचती है, एक्चुअली 2 क्या अपने पास, एक्चुअली वी हैव गॉट एक्सरसाइज 1.2 टू सॉल्व, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 तो इजी है, और 1.3 हमारे पास सॉल्व करने को बचती है, ठीक है। और आपके पास 1.3 तक तो एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज और बची हुई हैं। तो इन नेक्स्ट क्लास अपन दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे एक साथ ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो उसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर है आपका वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, अलजेब्रा का वो पहला पार्ट है। तो ये तो नंबर सिस्टम से डील कर रहे थे अभी तक, जो अपना चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम से डील कर रहा है ना। और जो अब चैप्टर आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो जब चैप्टर आएगा वो अलजेब्रा से स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट क्लास को तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 को फिनिश करते हैं ताकि कोई क्वेरी ना रहे। मैंने एक लेक्चर सॉल्व किया हुआ ना, एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ सारी एक्सरसाइजेस का, तो आपके लिए कोई डाउट नहीं रहता है कि आप वो क्वेश्चन ना करो, ठीक है राइट स्टूडेंट। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 अभी तक सॉल्व नहीं किए हो तो इस क्लास के बाद जो अभी जो लेक्चर हुआ सुन लिया आपने, तो 1.2 1.3 सॉल्व कर लीजिए। उसमें कोई डाउट आता है तो अपना जो नेक्स्ट जूम सेशन होगा, एक जूम सेशन हो चुका है हमारा ऑलरेडी, एक जो होगा उसके अंदर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और अगर व्हाट्सएप के थ्रू पूछना चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिएगा, कॉल करके पूछना चाहें कॉल करके पूछ लीजिएगा। आई प्रेफर दैट यू कॉल मी, है ना। उससे क्या होता है कि एक कन्वर्सेशन हो जाता है। कुछ बच्चे कॉल नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, मैसेज कर देते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट, उसमें कोई इशू नहीं कि आप मैसेज करके पूछ लो, लेकिन अगर आप मुझे कॉल कर लोगे ना तो एक तरह का कॉन्टैक्ट बनेगा कि मैं आपको जान जाऊँगा, आप मुझे जान जाओगे। कॉल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कॉलिंग का टाइम रख सकते हो कभी भी, लेकिन अगर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है या बिज़ी है या नेटवर्क के बाहर है या कुछ भी है तो आप दोबारा भी कॉल कर सकते हो। अगर मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आता है कि आपका कॉल आया तो मैं आपको खुद ही कॉल बैक कर लूँगा, अदरवाइज आप खुद भी चाहो तो मुझे कॉल बैक वापस से कर लिया करो, ठीक है ना। एनी टाइम, डोंट हेजिटेट टू कॉल मी फॉर एनी काइंड ऑफ इशू, ओके। सो लेट अस ट्राई टू मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू, बाय।